झारखंड लाइव। आओ राज खोले। नमस्कार, जोहार। मैं मनीष पाठक। झारखंड के माटी से जुड़े हर एक चीज़ को आपके सामने परोसने की कोशिश करूंगा। और आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ में झारखंड की मिट्टी में जन्मे और झारखंड में ही पले बढ़े पंडित चेतन जोशी जी हमारे साथ में हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बांसुरी वादक हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इन्होंने पूरी शिक्षा दीक्षा ली है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, आपका झारखंड लाइव में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड लाइव के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत अभिवादन। सर, मैंने YouTube पे तो काफ़ी आपके सुने, और कल थोड़ा बहुत मतलब मन भरा नहीं मेरा सुन के। हार्डली 2 या 3 मिनट का ही आपका परफॉर्मेंस था। तो बेसिकली क्या होता है कि युवा जो कि संगीत के क्षेत्र में काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, देश विदेश के अलग अलग कोनों में, वो जिस तरीके से सक्सेस वो पाना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। तो सर, उनके लिए आप अगर कुछ सुझाव देना चाहें, या उनके लिए उनको क्या ऐसा करना चाहिए जो कि वो फ्रस्ट्रेट ना हो इस क्षेत्र में? देखिए, साधना हर फील्ड में चाहिए होती है। बिना साधना के यदि कोई चाहेगा कि छलांग मारकर सीधे शीर्ष पे पहुंच जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। कभी कभी भाग्य से कोई पहुंच भी गया तो वहां टिक नहीं पाता। तो साधना का, रियाज का, प्रैक्टिस का, इसका कोई और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रही बात युवाओं की, तो युवा आज के समय में मैं युवाओं से बहुत आशान्वित हूँ, क्योंकि आज का जो युवा है वो बहुत सुलझा हुआ है और बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। हमारे ज़माने में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी युवाओं के पास, लेकिन आज के समय में युवाओं के टिप्स पे पूरी दुनिया है। तो ये उनके लिए एडवांटेज है, और मैंने देखा है कि युवा इसका बहुत लाभ उठाते हैं। तो मेरे ख्याल से शास्त्रीय संगीत का क्षेत्र हो या उनके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। आराम से, लेकिन धीरे धीरे मेहनत के बल पे आगे बढ़ना चाहिए। सर, आप अपने कुछ जो आपके आरंभिक जीवन में जो आपने जैसे शुरुआत की, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर हम लोग? बांसुरी की शुरुआत मैंने बोकारो से की। बोकारो में पंडित आचार्य जगदीश जी स्वर्गीय हो गए अब तो वो मेरे पहले गुरु थे, और गायक थे, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य थे। बाद में मैंने पंडित भोलानाथ जी से सीखा प्रयागराज जा कर के, और फिर मुंबई में पंडित रघुनाथ सेठ जी से सीखा। वर्तमान में पद्म भूषण पंडित अजय चक्रवर्ती जी से भी मैं मार्गदर्शन ले रहा हूँ, उनका आशीर्वाद मिलता है। सीखने की जो एक ललक थी, उस ललक ने मुझको हमेशा आगे की तरफ बढ़ाया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे घर परिवार में किसी ने भी संगीत नहीं सीखा। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि जिसने संगीत नहीं, जिसके परंपरा में नहीं है, उसको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है। सही बात है। वो जीन्स में जिसके रहता है वो तो भाई अपना, हाँ, तो उसको पता होता है कि हाँ, मेरा बेटा इस जगह पे है। मुझको खुद ही नहीं पता था कि मैं अच्छा बजाता हूँ या बुरा बजाता हूँ, यही नहीं पता था। और दूसरी बात ये कि पिताजी तो बिल्कुल श्योर शॉट थे कि बेटा मेरा बिगड़ गया है संगीत करके। तो मेरे सामने कई तरह के चैलेंज थे, लेकिन गुरुओं के आशीर्वाद से और धीरे धीरे अपने आप मार्ग निकलता गया, और मैं इसमें आगे बढ़ता चला गया। ये जो बांसुरी का क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत कठिन है, 2 वजहों से खास करके। एक तो इसमें अच्छे गुरु नहीं मिलते, और दूसरी अच्छी बांसुरी नहीं मिलती। ये 2 समस्याएं जो हैं, ये नए सीखने वालों के सामने या युवाओं के सामने में आती ही हैं, क्योंकि बांसुरी बजाना अपने आप में कठिन है। ये वाद्य सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसको बजाना उतना ही कठिन है। तो क्या होता है कि जब बजाना कठिन है तो लोग कम हैं, लोग कम हैं तो गुरु कम हैं,
गुरु कम हैं और बजाने वाले कम हैं तो बांसुरी बनाने वाले कम हैं। इस तरह से ये एक विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र चालू रहता है। अब स्थितियों में बहुत परिवर्तन हुआ है। अब अच्छे बांसुरी बनाने वाले भी हैं, अच्छे गुरुजन भी मिलते हैं और अब धीरे धीरे इस समय आज की तारीख में मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपको बताते हुए कि बांसुरी जो है इस समय भारत के सबसे अधिक प्रचार में आने वाले वाद्यों में से एक हो गई है, जिसको युवाओं ने बहुत अधिक संख्या में अपनाया है। एक समय था कि हम लोग बड़े परेशान रहते थे कि युवा इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं, आगे क्या होगा। लेकिन आज हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं कि नहीं, बांसुरी का भविष्य और भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है भारत में। आपने सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जापान के कलाकारों के साथ में युगलबंदी की थी, तो हमारे दर्शकों को कुछ उसके बारे में बताएं सर। जापान में जो बांसुरी होती है उसको कहते हैं शाकुहाची, उसका नाम है। और वो जापान और चीन में दोनों जगहों पे बजती है वो। उसमें 5 छेद होते हैं और हमारी जो भारतीय बांसुरी है उसमें 6 छेद होते हैं। तो जब जुगलबंदी करने लगे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके जो ज़्यादातर जो धुनें हैं वो 5 सुरों की धुनें हैं। किसी में कोई 5 सुर लग रहे हैं, कहीं कोई 5 सुर लग रहे हैं। तो उनकी सारी धुनें हम लोग बड़े आसानी से बजा सकते हैं। अच्छा। भारतीय बांसुरी में ये क्षमता है, लेकिन भारतीय बांसुरी के सभी सुर उसमें नहीं निकलते। सही बात है। तो हम लोगों को बड़ा संभाल के बजाना पड़ता है। लेकिन एक अलग अंदाज़ है, जापानीज़ जो कलाकार हैं उनका बजाने का ढंग, उनकी जो धुनें हैं वो एक बिल्कुल अलग ढंग की हैं और बड़ी कर्णप्रिय हैं। बहुत मधुर आवाज़ है उनकी। तो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखने की कोशिश की और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हमारी ली वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर 2016-2017 में कई दिग्गजों के साथ में आपने मंच को साझा किया, जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी में एक मतलब उनको परिचय का मोहताज नहीं है वो नाम। तो सर कैसा फील किया आपने? अब कभी आपने सोचा था कि लोगों मतलब ऐसे महारथियों के साथ में भी कभी मंच साझा करेंगे आप? मंच साझा करने का अर्थ ये नहीं है कि मैंने उनके साथ बजाया, उनका आशीर्वाद लिया मैंने। मैं इसी क्योंकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी वैसे तो मेरे गुरु भाई हैं, पंडित भोलानाथ प्रसन्ना से उन्होंने भी सीखा, मैंने भी सीखा, लेकिन हर अर्थ में वो मेरे गुरु समान हैं पंडित हरिप्रसाद जी। और बांसुरी की दुनिया के तो वो रोल मॉडल हैं। तो उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। हमेशा बीच बीच में उनसे कभी कभी बात भी होती है। कई मंच हम लोगों ने ऐसे सेमिनार्स वगैरह में हमने साझा भी किए हैं। तो लगता है कि हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे पल्ले इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि इतने महान लोगों से मैं इंटरेक्ट कर पाता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों से मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, उनका आशीर्वाद मिला है। और इन सब के लिए मैं बांसुरी को ही धन्यवाद देता हूँ कि बांसुरी मेरे जीवन में आई और मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें हो पाई। आपके बारे में सर मैं कुछ मतलब गूगल से निकाल रहा था, मैं आपके बारे में जानकारी निकाल रहा था जी। तो मैंने देखा कि अवार्ड्स जितने भी आपको मिले हैं, तो जैसे कि झारखंड राज्य सरकार के द्वारा आपको अवार्ड दिया गया, उसके बाद में और भी काफ़ी बिस्मिल्लाह खां अवार्ड, सुर संगम अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स आपको दिए गए। तो सर इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तक मतलब भारत का एक प्रतिष्ठित अवार्ड जो होता है जैसे पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, वो अभी तक आपको नहीं मिला है? तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं देखिए, कोई भी अवार्ड है तो वो तो दिया जाता है, वो लिया नहीं जाता। तो मैंने जो कुछ भी किया वो समाज के सामने में है, भारत के नागरिकों के सामने में है। और जब भी वो उचित समझेंगे, जब मुझको इस लायक समझेंगे, तब मैं ज़रूर वो मुझको अवार्ड देंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आज तक भी जो अवार्ड मुझको मिलते रहे हैं वो बहुत बड़े अवार्ड हैं उनका। अब जैसे झारखंड का सबसे बड़ा अवार्ड है तो राजकीय सांस्कृतिक सम्मान, और जब झारखंड के पहले बैच के कलाकारों को मिल रहा था उसमें मेरा नाम था। तो ये अपने आप में बड़ा सम्मान है। और सम्मान तो जो है वो कोई भी हो हमेशा प्रसन्नता देता है, प्रतिष्ठा देता है, एक आपको संतुष्टि देता है।
तो वो इसके लिए मैं जिन लोगों ने भी मुझको अवार्ड दिए हैं उन सबका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा। अभी आगे मुझको अपनी क्षमताएं और बढ़ानी हैं, अभी और सीखना है, अभी और मेहनत करनी है, ताकि और जो गुणीजन हैं वो उसको और आगे के लिए मुझको समझें, इस काबिल समझें। तो इसके लिए तो मुझको बहुत मेहनत करनी है अभी। अंत में सर एक सवाल कि आप देवघर आए, बैद्यनाथ धाम, नटराज की नगरी आए और यहाँ संस्कार भारती के कार्यक्रम में आप शामिल होने आए। मतलब जिनका कि एक समाज में जिनकी पहचान है, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो एक जो हमेशा से मुझे चीज़ें सताते रहती हैं, मैं उनके सामने एक वो प्रश्न ये रखता हूँ कि आज के डेट में युवा, जैसे कि मैंने पहले भी एक युवा के बारे में आपसे एक प्रश्न किया, आज के डेट में युवा जो भटकाव बहुत ज़्यादा युवा में आ गया है, वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षित हो रहे हैं। तो वैसे युवाओं के लिए सर आपका क्या संदेश होगा? देखिए, नशा जो है वो तो किसी भी चीज़ का बुरा ही होता है। अपने यहाँ भारतीय शास्त्रों में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जेत। तो अति तो अमृत का भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो नशा तो जहर ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर नशा करना ही है तो संगीत का नशा करिए, अगर नशा करना ही है तो कलाओं का नशा करिए। उस नशे से आपका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। जहाँ जहाँ संगीत या कलाएं ज़्यादा संख्या में लोग उसको अपनाते हैं, आप देखिए ये प्रूवन फैक्ट है कि वहाँ वहाँ अपराध कम होते हैं। तो कलाओं को अगर हम अपनाते हैं तो उससे समाज का भी भला होता है और व्यक्ति का तो भला होता ही है। तो इसलिए अगर नशा करना भी है तो ज़रूर करिए, लेकिन पवित्र नशा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। तो ये थे पंडित चेतन जोशी जी, और युवाओं के लिए इनका संदेश जो अभी आपने सुना वो बहुत ही बेहतर रहा कि अगर नशा करना ही है तो संगीत का कीजिए, कला का कीजिए, जिससे आपका भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। तो बस यूं ही बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहें झारखंड लाइव। जोहार। झारखंड लाइव, और राज खोलें।